नमस्कार दोस्तों। सीटेट दिसंबर 2023 की तैयारी के क्रम में ये आपकी मैथ पेडागॉजी की पहली क्लास है। इससे पहले ईवीएस की 3 क्लास हो चुकी है, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट के क्वेश्चन हैं जो वहाँ पर सॉल्व कराए गए हैं। तो आप सीटेट नाम की प्लेलिस्ट जो कि आपको मिल जाएगी इस चैनल पर, सीटेट नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में जाकर सीटेट की जितनी भी क्लासेस अभी तक हुई हैं आप उसको वहाँ से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और सीटेट दिसंबर 2023 की अगर बात करें तो ईवीएस की 3 क्लासेस कराई गई हैं और एक क्लास जो है वो आपका पहला पेपर यानी कि जो आपका सीडीपी होता है उसमें जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास की जो थ्योरी है उसको कराई गई है। आप उस क्लास को भी ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर मैथ पेडागॉजी की ये आपकी पहली क्लास है और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। पहला टॉपिक देखेंगे, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति पैटर्न तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझाना। पहला प्रश्न है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? तो ये थे श्रीनिवास रामानुजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गणित सार संग्रह के लेखक हैं कौन हैं? तो ये है महावीराचार्य। अगला प्रश्न, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लिखिए। जो मापन की अवधारणा है उसको विकसित करने के लिए किस प्रकार से मापन की अवधारणा होती है, उसके लिए आपको ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उसको क्रम से लगाना है कि सबसे पहले किसी भी चीज़ के मापन के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तो उसको क्रम से लगाना है। तो चारों ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का अवलोकन होता है। जैसे शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं, यानी कि ये आपको पहले नंबर पर रख देंगे। आप अवलोकन सबसे पहले करेंगे और अवलोकन के बाद शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाई, पहले अवलोकन उसके बाद अमानक इकाई, इसको दूसरे नंबर पर रखेंगे। अमानक इकाई का प्रयोग के बाद मानक इकाई का प्रयोग आप करेंगे, यानी कि तीसरे को पहले को तीसरे पर रखेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं, उसके बाद जो है संबंध को समझते हैं, तो इसको आप लास्ट में कर देंगे चौथा। इस प्रकार से पहले हो जाएगा आपका 3, 2, 1 फिर 4। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी होता है। क्या ज़रूरी होता है? तो ज़रूरी होता है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर पर कोई संबंध नहीं है? तो प्रतिरूप, सममिति, चौपड़ का है, कोण का नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र जो है 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण हैं? तो आपको बताना है जो बच्चे होते हैं 8 से 9 वर्ष के उनके लिए बताया गया है। तो पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवर्तिता, ये गुण जो हैं उसमें पाए जाते हैं 8 से 9 वर्ष तक के बच्चे में, इस चीज़ में वो प्रवीण होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित के से भयभीत होने वाले, उनमें असफल होने वाले के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पर देखिए, कक्षा कक्ष के अनुभव को मान सकते हैं आप असफलता का कारण। हो सकता है कक्षा में अच्छे से बच्चे समझ नहीं पा रहे हों या फिर टीचर अच्छे से समझा नहीं पा रहे हों। प्रतीकात्मक संकेत भी हो सकता है, गणितीय संरचना भी हो सकती है, लेकिन लैंगिक भेद जो है ये कोई भी असफलता का कारण नहीं है मैथ सीखने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस चीज़ को ध्यान देना है, सीटेट में कोई भी भेदभाव से संबंधित चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है कि लिंग के आधार पर भेदभाव हो, जाति के आधार पर भेदभाव हो, धर्म के आधार पर भेदभाव हो, यानी किसी भी प्रकार का अगर कोई भी ऑप्शन है, कोई भी क्वेश्चन है, उसमें आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखें, जब आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर भेदभाव जैसी कुछ चीज़ें पूछी जा रही हैं तो आप उसको ध्यान से देखिएगा, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, भेदभाव वाला ऑप्शन आपका सही नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। आधे की संकल्पना
बच्चों को सिखाना है। तो पहले शिक्षक क्या करेगा, यहाँ पर किस प्रकार से बच्चे को सिखाएगा आधे की संकल्पना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेगा कि मूर्त पदार्थ को आधे में विभाजित करेगा। मूर्त पदार्थ यानी कि जो बच्चे देख सकते हैं वो मूर्त है। अमूर्त यानी कि जो सामने नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है, वो अमूर्त है। तो सबसे पहले बच्चा है तो उसको मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करेंगे। सबसे पहले तीसरा, इसको आप पहले पे कर दीजिए। उसके बाद जो है चित्र दिखाता है उसमें आधा प्रदर्शित करता है, इसको दूसरे नंबर पर रख देंगे। ठीक है। उसके बाद कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है, इसको तीसरे पे रख देंगे। सबसे लास्ट में आधे का चिन्ह लिखता है, आधे का चिन्ह जो है वो सबसे लास्ट में लिखना है। तो इस प्रकार से देखेंगे, तीसरा, पहला, ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं, किस चीज़ में मदद करती हैं। तो गणित की जो पहेलियाँ होती हैं वो समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करती हैं। बच्चों में इस कला का विकास होता है, किसी भी समस्या को सुलझाने में वो प्रोत्साहित होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणितीय संचारण उल्लेख करता है, किस चीज़ का उल्लेख करता है गणितीय संचारण। तो यह गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का उल्लेख, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है यहाँ पर, तो क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा, एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों, दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं में क्या होता है आपका, जोड़ घटाना, मतलब प्लस माइनस, ये आपका जो चारों होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये आपकी जो है आधारभूत चार संक्रियाएं होती हैं। ठीक है, आधारभूत चार संक्रियाएं यही होती हैं। प्राथमिक में या फिर कहें प्रारंभ में बच्चों को यही सिखाया जाता है, जब काउंटिंग सिखाने के बाद बच्चों को प्लस माइनस गुणा भाग यही सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये आधारभूत संक्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो ये क्या है, ये संक्रियात्मक अवस्था में है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक की बात हो रही है, तो उनमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए। जहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, सीटेट में जहाँ पर भी केवल शब्द आता है उस ऑप्शन को पहले आप काट देंगे। ठीक है, पहले ही कट कर देंगे। वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है। मोटी और बड़ी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें यही है कि उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना होना चाहिए, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास में किया जाता है। वैदिक गणित का प्रयोग पूछ रहा है, तो वैदिक गणित गणना के कौशल तथा गति में इसका जो उपयोग होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं। क्यों महत्वपूर्ण है गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप और चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय जो पहेलियाँ हैं क्यों महत्वपूर्ण होती हैं, ये आपको बताना है। तो ये क्या करती हैं, वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होती हैं। वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एकरूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाले ऊब से बाहर निकालती हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करती हैं, या फिर प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है। यही होगा कि प्रत्येक शिक्षार्थी, ज़रूरी नहीं है कि जो कम सफल है अधिक सफल है, भेदभाव तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर कम सफल की बात हुई तो आप इसको पहले ही काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन यानी कि उसको बढ़ाने, योग्यता को बढ़ाने में सहायक होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह किस अवस्था में है। तो देखिए, संक्रियाओं का मैंने जैसे आपको पूर्व बताया, संक्रियाएं मतलब क्या हो गया आपका, ये जोड़ घटाव गुणा भाग ये हो गए संक्रियाओं के अंतर्गत होता है।
तो आपसे ये पूछ रहा है कि संक्रियाओं को करने में सक्षम है, भिन्नों के संप्रत्यय का व्याख्या करने में भी सक्षम है। तो किस अवस्था में बच्चा है, तो वो बच्चा जो है वो संक्रियात्मक अवस्था में है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा, ये हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर 15 प्रश्नों को डिस्कस किया गया और आपके मैथ में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में, चाहे आपका सीडीपी हो, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। तो आपके जो ईवीएस सब में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न में 15 प्रश्न आपके पेडागोजी के होते हैं, तो 15 प्रश्न यहाँ पर डिस्कस किया गया आपके साथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो आपकी टॉपिक है सिलेबस के अनुसार ही यहाँ पर चलेंगे, सिलेबस के अनुसार जितनी टॉपिक आपकी हैं और जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा और आपको केवल 10 मिनट का टाइम निकाल के इस क्लास को देखना है। इससे आपको उम्मीद करते हैं कि बहुत ही सहायता मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।